इस महंगाई के दौर में सब लोग डिस्काउंटेड रेट्स वाले सामान के पीछे भाग रहे हैं और इन हालात में अगर उन्हें 1 रुपए भी डिस्काउंट मिल जाए तो ये जैसे डूबते को तिनके का सहारा हो जाता है। और जो लोग मार्केट में सबसे ज्यादा बेहतरीन रेट देते हैं और वो भी सेम क्वालिटी पे, तो वही लोग मार्केट में लीड करने लगते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक कोई भी सेलर नहीं है जिसने इस बात पर ज्यादा ध्यान दिया हो और कह सकती हो कि वो चाहकर भी इस बात पर अमल नहीं कर पा रहे हैं। पर इस महंगाई के जमाने में हम महंगाई से पीड़ित लोगों का मसीहा बनकर आता है एक इंसान जिनका नाम था मिस्टर राधा कृष्ण दमानी। एक यही ऐसे इंसान थे जिन्होंने मार्केट के लूपहोल्स को पकड़ना स्टार्ट कर दिया था। अब दमानी जी बचपन से ही आगे की सोचने वाले इंसान रहे हैं, क्योंकि पहले तो उन्होंने अपना कॉलेज आधे में ही ड्रॉप किया, जिसका कहीं ना कहीं रीजन था कि उनकी मजबूरी, कि उनके पिताजी का देहांत हो गया था उनके कॉलेज के फर्स्ट ईयर में, जो कि एक स्टॉक ब्रोकर थे। जिसके बाद उनके भाई ने उन्हें सजेस्ट किया कि वो घर के हालात को देखते हुए एक स्टॉक ब्रोकर बन जाए, जहाँ पर उन्होंने ट्रेडिंग के बारे में कहीं पेचीदा चीजों को समझा और उसके बाद उन्हें ये समझ आ गया था कि अगर उन्हें इस लाइन में पैसा कमाना है तो उन्हें स्टॉक ब्रोकर नहीं बल्कि स्टॉक ट्रेडर बनना पड़ेगा। जिसके बाद उन्होंने ट्रेडिंग शुरू कर दी और आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि उन्होंने मैक्सिमम पैसा तब कमाया जब हर्षद मेहता स्कैम हुआ था। मतलब जब पूरे देश के सभी इन्वेस्टर्स रो रहे थे कि उन्होंने अपना सारा पैसा गवा दिया है, तब उन्होंने गिरती मार्केट में पैसा कमाया। अब वो कैसे? देखो, ज्यादातर लोग ये स्ट्रेटेजी लगाते हैं कि जब प्राइस कम होता है तो उसे परचेज कर लेते हैं और जब मार्केट में प्राइस राइज होता है तो प्रॉफिट कमाने के लिए उसे बेच देते हैं। पर ये तो तब जब मार्केट स्टेबल हो, एंड जब मार्केट फॉल हो रही होती है तब तो केवल एक ही तरीका है पैसा कमाने का, वो है शॉर्ट सेलिंग, जिसमें दमानी जी ने गिरती मार्केट में पैसा कमाया। अब शॉर्ट सेलिंग क्या होता है उस पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ये टॉपिक एक अलग टॉपिक है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसमें वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अब अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं कि शॉर्ट सेलिंग क्या होता है, तो शॉर्ट सेलिंग में ऐसा होता है कि आपने कुछ शेयर्स बोरो किए, आपने एक अंदाजा लगा लिया कि फ्यूचर में इसका प्राइस गिरेगा और आपने अभी प्रेजेंट में शेयर्स को बोरो किया और उसे जो मार्केट में रेट चल रहा है उसके हिसाब से बेच दिया, और जैसे ही मार्केट फॉल होगी आपने उसे कम प्राइस से परचेज कर लिया, तो रिमेनिंग अमाउंट आपको प्रॉफिट हो गया ना। पर इस काम को करने के लिए इंसान को बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए और उनके पास एक्सपीरियंस था और उन्होंने फ्यूचर को इतने अच्छे से प्रेडिक्ट किया कि उन्होंने फॉलिंग मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाया, क्योंकि उन्हें ये चीज का एक्सपीरियंस था कि अगर शेयर इतनी स्पीड से अगर उसका प्राइस राइज हो रहा है तो इसके पीछे इसका मतलब कोई इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहा है, कोई इलीगली प्राइस को बढ़ा रहा है, और उसके हिसाब से वो समझ गए थे बाद में जाके प्राइस जरूर फॉल करेगा। अब इतना ज्यादा प्रॉफिट कमाने के बाद भी उनके मन में कहीं ना कहीं एक बात थी अपना बिजनेस स्टार्ट करने की। उनके मन में एक चाह थी कि वो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करे, और इसके बाद उनके दिमाग में आइडिया है कि क्यों ना अपनी रिटेल चेन स्टार्ट कर दी जाए, और जिसके बाद उन्होंने स्टार्ट किया डी मार्ट, जिसका डी उनके नाम से आया है। दमानी जी ने मार्केट के इस लूप होल को पकड़ लिया था कि कस्टमर डिस्काउंट के पीछे सबसे ज्यादा भागता है, जिसके लिए उन्होंने मार्केट में सबसे चीपेस्ट रेट्स पर सामान देना शुरू कर दिया। इसका एग्जांपल ये है कि टाटा प्रीमियम टी का 1 kg वाला पैक जिसका मार्केट रेट है 560 पर kg, जब बिग बाजार 540 में बेचा करता है, वही दमानी जी ने 450 पर किलो के हिसाब से बेचा। अब आप ही सोचिए भाई, मतलब इतना कम प्राइस अगर कोई दे रहा है तो भला कोई और कहीं क्यों जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि डी मार्ट इतना कम प्राइस कैसे दे रहा है। वेल, इसके पीछे दमानी जी की कुछ वेल प्लान्ड स्ट्रेटजीज हैं। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि डी मार्ट इतना ज्यादा फ्लरिश कैसे किया। डी मार्ट के फर्स्ट 2 स्टोर्स खुले थे 2002 में महाराष्ट्र स्टेट, और फिर ये बढ़ते बढ़ते 11 स्टेट्स और 1 यूनियन टेरिटरी तक एक्सपेंड कर गए, और यहाँ पर इनके 220 डी मार्ट स्टोर्स है, 225 डी मार्ट रेडी स्टोर्स है। अब अगर देखा जाए तो ये नंबर बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि एक बड़ी कंपनी बनने के लिए लोग कहीं सारे स्टोर्स खोलते हैं, पर जब आपको पता चलेगा ना कि ये जरा से स्टोर्स कितना पैसा कमा लेते हैं तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इन फाइनेंशियल ईयर 2020 डी मार्ट के इन स्टोर्स का प्रॉफिट था 1349.89 करोड़, और ये अब बताया जा रहा है कि डी मार्ट 2 ट्रिलियन रुपीस कंपनी बनने वाली है। अब 2014 का ये आंकड़ा केवल 211 करोड़ का था और आज वो 2 ट्रिलियन रुपीस का हो गया है। अब वो ये सब कर पा रहे हैं प्रोडक्ट्स को सस्ते में बेच के। पर अब एक आम इंसान यही सोचेगा कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो गया कि कोई 550 की चीज 450 में बेच रहा है और वो नुकसान भी नहीं खा रहा है, बल्कि वो तो भर भर के प्रॉफिट कमा रहा है। अब इन प्रॉफिट्स की वजह है उनकी सोची समझी स्ट्रेटेजीज, जैसे कि हमने पहले बताया, जिसमें उनकी सबसे पहली स्ट्रेटेजी है जो कि उन्होंने वॉलमार्ट से सीखी थी, क्योंकि दमानी जी वॉलमार्ट की स्ट्रेटेजी से बहुत ही ज्यादा प्रभावित थे। और लेट 90s में जब उन्होंने डी मार्ट स्टार्ट भी नहीं किया था तब वो वॉलमार्ट के चक्कर लगाया करते थे ताकि वो कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी कर पाए। उन्होंने सबसे पहली चीज तो ये समझी कि उन्हें सारे स्टोर्स को स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे खरीदना चाहिए, कोई भी रेंट पर नहीं होना चाहिए। इसलिए उनके 90% स्टोर्स उनके खुद के ओन्ड है, बाकी बचे हुए 30 इयर्स की लीज पर इतने सारे स्टोर्स खोलने के लिए
डीमार्ट ने काफी पैसा खर्चा है, पर ये पैसा उन्होंने ऐसे हिट एंड ट्रायल बेसिस पर नहीं खर्चा, बल्कि उन्होंने मेनली दो चीजों को कंसीडर करते हुए पैसा इन्वेस्ट किया। जिसमें सबसे पहला था स्टोर्स को मेट्रोपॉलिटन सिटीज के सबब्स में खोलना, जहां पर प्रॉपर्टी सस्ती हो और उनके टारगेट कस्टमर्स भी मिल जाए। और दूसरी चीज जो उन्होंने फॉलो करी थी वो थी एक स्टोर के 5 से 6 किलोमीटर के रेडियस में दूसरे स्टोर को खोल देना। अब इससे दो फायदे हुए। पहला तो ये है कि अगर एक ही स्टोर में ज्यादा लोग आएंगे तो एम्प्लॉय ज्यादा रखने पड़ेंगे, जिससे उनका खर्चा भी बढ़ जाएगा और प्रॉफिट कुछ फर्क भी नहीं पड़ेगा। और दूसरा ये है कि अगर किसी जगह पर भीड़ ज्यादा होती है तो वहां पर लोग ज्यादातर एंटर करना ही पसंद नहीं करते हैं। अब जब एक स्टोर में भीड़ ही नॉर्मल हो गई तो कस्टमर वहां पर ज्यादा समय स्पेंड करेगा, जिससे उस स्टोर की सेल में भी भरमार आएगी। अब यहाँ उन्होंने दो तरीकों से पैसा सेव कर लिया। पहले तो स्टाफ ज्यादा ना आया करके, बल्कि उसकी जगह पर नया स्टोर ओपन कर लिया, जिससे उनका प्रॉफिट भी बढ़ गया। और दूसरा, जब वो सारे स्टोर्स को परचेज कर लेते हैं तो वो महंगाई के साथ बढ़ते रेंट से भी बच गए। और इसी सेव करे हुए पैसों को डीमार्ट कस्टमर्स को डिस्काउंट देने के लिए स्पेंड कर देता है। अब दमानी जी की इन लोकेशन की सिलेक्शन की वजह से उनका एक भी स्टोर आज तक कभी शटडाउन नहीं हुआ। चलिए अब बात करते हैं उनकी दूसरी स्ट्रेटेजी के बारे में। उनकी दूसरी स्ट्रेटेजी है अपनी क्रिएटिविटी से पैसा कमाना। देखो, मार्केट में जितनी भी बड़ी रिटेल चेन्स है वो सब भी मार्केट से क्रेडिट पर सामान उठाती है, जस्ट लाइक डीमार्ट। जहां वो 3-3 महीने क्रेडिट फैसिलिटीज अवेल करती है, वहीं पर दमानी जी सिर्फ 15 से 20 दिन में ही क्रेडिट की रीपेमेंट कर देते हैं। और साथ ही वो सिर्फ 1 महीने का स्टॉक मेंटेन करते हैं, वहीं पर बाकी सारी रिटेल चेन्स कम से कम 2 से 3 महीने का स्टॉक मेंटेन करके चलती है। और अब जब दमानी जी 1 महीने का ऑर्डर इकट्ठा देते हैं, वो भी केवल 15-20 दिन की क्रेडिट लाइन के साथ, तो सभी क्रिएटर्स भी काफी खुशी उन्हें सस्ते रेट पर सामान ऑफर कर देते हैं और इन डिस्काउंट्स को वो कस्टमर्स में बांट देते हैं, जिससे उनकी मार्केट में वाहवाही हो जाती है। अब बात करते हैं दमानी जी की थर्ड स्ट्रेटेजी की, जिसमें वो जिन भी कंपनीज का सामान बेचने के लिए रखते हैं तो उन कंपनीज से वहां पर सामान रखने की फीस ले लेते हैं। और सेलर्स को तो पता ही है कि डीमार्ट उनका प्रोडक्ट को सेल कर ही देगा और फिर उनके पास एक नया मोटा सा ऑर्डर आएगा, तो सारे सेलर्स झट से रेडी हो जाते हैं डीमार्ट को फीस अदा करने के लिए और इस पैसे को भी वो डिस्काउंट देने में इस्तेमाल कर देते हैं। और इसके बाद आती है इनकी आखिरी और सबसे मेन स्ट्रेटेजी, जो है ऐसे स्टोर्स बनाना जो कि इजीली और चीपली मैनेजेबल। अब ये आइडिया उन्हें आया था वॉलमार्ट में चक्कर लगाते हुए, जैसा कि हमने वीडियो में पहले बताया था कि दमानी जी कस्टमर्स के बिहेवियर को बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व करते थे। तो उन्होंने ये देखा कि उन्हें भी वॉलमार्ट की तरह फूड आइटम्स, नॉन फूड आइटम्स जो कि डेली नीड्स पे काम आते हैं एंड रेगुलर अपीयरेंस जैसी चीजों को ही बेचना चाहिए, और वो वेजिटेबल्स जैसी हाईली चीजों को भी नहीं बेचा करते थे। अब इसके फायदे ये हुए कि पहले तो उन्हें अपने स्टोर ज्यादा बड़े बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, जिससे उनकी ऑपरेशनल कॉस्ट भी कम हो गई। और दूसरा ये कि इससे गारंटी हो जाती थी कि जो भी सामान स्टोर में पड़ा है वो सारा का सारा बिक ही जाएगा। एंड थर्ड वाज कि स्टाफ भी कम रखना पड़ेगा एंड ये सब बचे हुए पैसों को वो अपने एक्सपेंशन एज वेल एज कस्टमर्स को डिस्काउंट देने के लिए इस्तेमाल कर पाए। तो ये थी डीमार्ट की कुछ स्ट्रैटेजीज जिसने उसे फर्श से अर्श पर पहुंचा दिया। एंड फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं फिनिश होता है और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए एज वेल एज एपिक पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एंड ऑल्सो डू लाइक एंड शेयर द वीडियो।